हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ मेवन एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नया चैप्टर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमेलगमेशन। ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी है और प्रैक्टिकली बहुत यूजफुल भी। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, अरेंजमेंट क्या होता है, क्रेडिटर्स और मेंबर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं, एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है, एप्लीकेशन के साथ क्या फाइल करना होगा, एनसीएलटी जिसे शॉर्ट में ट्रिब्यूनल भी कहते हैं, उसका क्या रोल है इस पूरे प्रोसेस में, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स मीटिंग ऑफ मेंबर्स कौन ऑर्डर करता है, कब मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स की जरूरत नहीं होती, मीटिंग का नोटिस किस किस को भेजना है और क्या क्या अटैच होता है नोटिस के साथ, वोटिंग कैसे होती है, और अगर किसी को स्कीम पसंद नहीं है तो ऑब्जेक्शन कौन कर सकता है, स्कीम अप्रूव हो जाने के बाद क्या होता है, आरओसी भी तो है इस पूरे प्रोसेस में। अगर आपने सेक्शन 230 समझ लिया तो ये पूरा चैप्टर ही आसान हो जाएगा। तो जरा ध्यान से सुनना, मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ, सेक्शन वाइज हर पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है एप्लीकेंट के एप्लीकेशन फाइल करने से। एप्लीकेंट कौन हो सकता है? एप्लीकेंट कंपनी हो सकती है, कोई क्रेडिटर हो सकता है, कोई मेंबर हो सकता है, या फिर लिक्विडेटर हो सकता है। एप्लीकेंट मतलब वो जो एप्लीकेशन देता है एनसीएलटी को अंडर सेक्शन 230 सबसेक्शन 1। नाउ द क्वेश्चन इज, ये एप्लीकेशन क्या है और किस लिए है? ये एप्लीकेशन है फॉर एनी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और टेक ओवर। विदाउट एनसीएलटी अप्रूवल कोई भी कंपनी किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और टेक ओवर नहीं कर सकती। एप्लीकेशन के साथ क्या फाइल करना होगा? एप्लीकेशन के साथ फाइल करना होगा एफिडेविट, जिसमें मटेरियल फैक्ट्स बताने होंगे, जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं वो बताने होंगे। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इफ एनी, अगर आपका कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इज रिजल्टिंग इनटू रिडक्शन ऑफ कैपिटल, उसकी भी पूरी डिटेल देनी है आपको। कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स, ये भी देना है आपको साथ में। देन एनसीएलटी क्रेडिटर्स मेंबर्स की मीटिंग ऑर्डर करेगा। नोटिस क्रेडिटर्स मेंबर्स डिबेंचर होल्डर्स सेंट्रल गवर्नमेंट आरओसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होगा। अगर लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज और सेबी को भी। नोटिस न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करना होगा, वेबसाइट पर भी अवेलेबल होना चाहिए नोटिस। फिर वोटिंग होती है मीटिंग में, मोड पर अभी आगे डिस्कस करेंगे। जैसे हर क्लास में कुछ नोटी बच्चे होते हैं जो कहना नहीं मानते, उसी तरह से कुछ लोग होते हैं जिन्हें स्कीम पर ऑब्जेक्शन होता है। लिमिट अभी आगे डिस्कस करेंगे, कितनी शेयर होल्डिंग होनी चाहिए या कितना डेट आउटस्टैंडिंग होना चाहिए तभी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ये अभी आगे डिस्कस करेंगे। एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन फाइल कर दी, एनसीएलटी ने मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स मीटिंग ऑफ मेंबर्स का ऑर्डर कर दिया, मीटिंग हो गई। अब क्या होगा? अब एप्लीकेंट को फिर से एनसीएलटी के पास जाना होगा और मीटिंग का आउटकम बताना होगा। फिर एनसीएलटी अप्रूव करेगा स्कीम को। एनसीएलटी का ऑर्डर आ गया, अब क्या करें? अब एप्लीकेंट को आरओसी को बताना होगा, फॉर्म फाइल करना होगा विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ एनसीएलटी ऑर्डर। आई होप एक बेसिक आइडिया लग गया होगा आपको। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 230 से सेक्शन 240 में कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स एंड अमेलगमेशन से रिलेटेड प्रोविजंस हैं जो कवर करता है इन सबको। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट्स, मर्जर्स एंड अमेलगमेशंस, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग, डीमर्जर्स, फास्ट ट्रैक मर्जर फॉर स्मॉल कंपनीज, क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स, टेक ओवर्स, अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज इन पब्लिक इंटरेस्ट एटसेट्रा। ट्रिब्यूनल में दिए जाने वाले एप्लीकेशन का फॉर्मेट, नोटिस का फॉर्म और प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स इस एक्ट के चैप्टर 15 के अंडर बनाए गए रूल्स में कवर किया गया है। रूल्स हैं कंपनीज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स एंड अमेलगमेशंस रूल्स 2016। कॉम्प्रोमाइज वर्ड को कंपनीज एक्ट 2013 में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। Compromise is an amicable agreement between the parties in which they make mutual concessions in order to solve the differences between them. Compromise parties के बीच एक amicable agreement है जिसमें वो अपने differences को resolve करने के लिए एक दूसरे को कुछ mutual concessions देते हैं। It simply means settlement of dispute by mutual consent or agreement or by way of scheme of compromise. इसलिए कह सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज के केस में किसी न किसी तरह का डिस्प्यूट होना जरूरी है। Therefore, in case of compromise, there has to be some form of conflict. इन सिचुएशंस में एक कंपनी कॉम्प्रोमाइज की स्कीम ला सकती है अगर कंपनी को नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सभी क्रेडिटर्स को पेमेंट करने में दिक्कत हो रही हो या सब्सिडरीज और यूनिट्स को लॉसेस हो रहे हो। अरेंजमेंट को कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 230 सबसेक्शन 1 के अंडर डिफाइन किया गया है।
Arrangement is the process by which the share capital of the company is reorganized, either by consolidating or division of the shares or doing both. अरेंजमेंट वो प्रोसेस है जिसके अंडर कंपनी की शेयर कैपिटल को शेयर्स को मिलाकर कंसोलिडेट करके या बांटकर डिवीजन करके या फिर दोनों करके फिर से रीऑर्गेनाइज किया जाता है। अरेंजमेंट का दायरा कॉम्प्रोमाइज से कहीं ज्यादा बड़ा है। अरेंजमेंट का मतलब होता है बिना किसी डिस्प्यूट के शेयर होल्डर्स के राइट्स और लायबिलिटीज को फिर से रीऑर्गेनाइज करना। एक कंपनी खुद को वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग से बाहर निकालने के लिए कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट की स्कीम ऑप्ट कर सकती है। सेक्शन 230 बेसिकली एक ऐसी लीगल विंडो है जहां कंपनी अपने क्रेडिटर्स या अपने मेंबर्स के साथ बैठकर एक नया एग्रीमेंट या सेटलमेंट साइन कर सकती है। सेक्शन 230 सबसेक्शन 1 where a compromise or arrangement is proposed between a company and its creditors or any class of them, or between a company and its members or any class of them, the tribunal may, on the application of the company or of any creditor or member of the company, or in the case of a company which is being wound up of the liquidator appointed under this act or under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016, as the case may be, order a meeting of the creditors or class of creditors or of the members or class of members, as the case may be, to be called, held, and conducted in such manner as the tribunal directs. Let's break down this section. Where a compromise or arrangement is proposed between a company and its creditors or any class of them, or between a company and its members or any class of them. अगर कंपनी और उसके क्रेडिटर्स या मेंबर्स के बीच कोई कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट प्रपोज होता है तो एप्लीकेशन कैन बी मेड टू एनसीएलटी, दैट इज ट्रिब्यूनल, बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग: कंपनी, क्रेडिटर्स, मेंबर्स, लिक्विडेटर। अगर कंपनी वाइंडिंग अप में है तो एप्लीकेशन मिलने के बाद होगा क्या? एनसीएलटी, दैट इज ट्रिब्यूनल, एप्लीकेशन मिलने के बाद ऑर्डर करेगा मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स और क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, मीटिंग ऑफ मेंबर्स और क्लास ऑफ मेंबर्स। Arrangement includes a reorganization of the company's share capital by the consolidation of shares of different classes or by the division of shares into shares of different classes or by both of those methods. Share capital को consolidate या divide करके या फिर ये दोनों करके reorganize करना भी arrangement की definition में आता है। ये अभी हम discuss कर चुके हैं। Now let's discuss affidavit by the applicant to disclose certain material facts. Section 230 subsection 2. क्या कंपनी कुछ छुपा भी सकती है एनसीएलटी से? बिल्कुल नहीं। अंडर सेक्शन 230 सबसेक्शन 2 कंपनी को एक एफिडेविट देना पड़ता है जिसमें सब कुछ सच सच बताना होता है। एफिडेविट में इंक्लूड क्या होगा? लिखना क्या होगा? एप्लीकेंट को एनसीएलटी में एफिडेविट के साथ ये डिटेल्स डिस्क्लोज करनी होती है। फर्स्ट इज ऑल मटेरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू द कंपनी। मटेरियल फैक्ट्स बताने होंगे, जो भी मटेरियल फैक्ट्स है, सच एज the latest financial position of the company, the latest auditor's report on the accounts of the company, and the pendency of any investigation or proceedings against the company. Second is reduction of share capital of the company, if any, included in the compromise or arrangement. अगर आपका compromise और arrangement is resulting into reduction of capital, उसकी भी पूरी details देनी है आपको। Third is any scheme of corporate debt restructuring consented to by not less than 75% of the secured creditors in value. Consent of creditors ये भी देना है आपको साथ में। अगर कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग CDR स्कीम है तो कम से कम 75% सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन वैल्यू का कंसेंट चाहिए, अलॉन्ग विद क्रेडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट इन फॉर्म CAA1, ऑडिटर्स लिक्विडिटी टेस्ट रिपोर्ट और रजिस्टर्ड वैल्यूअर की वैल्यूएशन रिपोर्ट एसेट्स और शेयर्स की। जब एनसीएलटी मीटिंग कॉल करने का ऑर्डर देता है तब नोटिस भेजा जाता है। नोटिस इन सभी को भेजा जाएगा: ऑल मेंबर्स, ऑल क्रेडिटर्स, ऑल डिबेंचर होल्डर्स, इंडिविजुअली एट द एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी। कंपनी के पास रजिस्टर्ड एड्रेस पर इंडिविजुअली भेजा जाएगा, अलग अलग भेजा जाएगा। नोटिस इन फॉर्म CAA2। The notice of the meeting shall be sent individually to each of the creditor or members. अब मोड की बात कर लेते हैं। रूल 6 ऑफ कंपनीज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट्स एंड अमेलगमेशन रूल्स 2016 कहता है कि नोटिस भेजा जाएगा बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट और बाय कोरियर और बाय ईमेल और बाय हैंड डिलीवरी और
any other mode as directed by the tribunal to their last known address at least 1 month before the date fixed for the meeting. बहुत कुछ क्लियर हो गया. मोड क्या होगा? By registered post or speed post or by courier or by email or by hand delivery or any other mode as directed by the tribunal. कहाँ भेजा जाएगा? उसके लास्ट नोन एड्रेस पर. कब भेजा जाएगा? मीटिंग के लिए फिक्स डेट से कम 1 महीना पहले, एटलीस्ट 1 month बिफोर द डेट फिक्स्ड फॉर द मीटिंग. The notice of the meeting to the creditors and members shall be accompanied by a copy of the scheme of compromise or arrangement. This is easy. नोटिस के साथ स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट भी भेजनी होगी. नोटिस और अदर डॉक्यूमेंट्स कंपनी की वेबसाइट पर भी होने चाहिए अगर वेबसाइट है तो. इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी इन डॉक्यूमेंट्स को सेबी को भी भेजा जाएगा और स्टॉक एक्सचेंज को भी भेजा जाएगा जहाँ कंपनी की सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं. वेबसाइट पर पब्लिश करने के लिए और न्यूज़पेपर में भी नोटिस को पब्लिश करना होगा इन फॉर्म CAA2. मीटिंग का नोटिस एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाएगा. इन न्यूज़पेपर का उस स्टेट में वाइड सर्कुलेशन होना चाहिए जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, या फिर ऐसे न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाएगा जिसका डायरेक्शन ट्रिब्यूनल दे. नोटिस शैल आल्सो बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, ऑफ द सेबी एंड द रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज वेयर द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड. सेबी और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर भी नोटिस होना चाहिए. नोटिस को न्यूज़पेपर और कंपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना जरूरी है. रूल 7 ऑफ कंपनीज कॉम्प्रोमाइजेज अरेंजमेंट एंड अमेलगमेशन रूल्स 2016 कहता है कि where separate meetings of the classes of creditors or members are to be held, a joint advertisement for such meetings may be given. जहां क्रेडिटर और मेंबर की सेपरेट मीटिंग्स होनी हो वहां ऐसी मीटिंग्स के लिए एक जॉइंट एडवर्टाइजमेंट दिया जा सकता है. स्कीम का नोटिस सभी रेलेवेंट अथॉरिटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, ROC, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा हर केस में, इन ऑल केसेस. RBI, SEBI, स्टॉक एक्सचेंजेस, ऑफिशियल लिक्विडेटर, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI को नोटिस भेजा जाएगा इफ नेसेसरी. अगर अथॉरिटीज को कोई रिप्रेजेंटेशन या ऑब्जेक्शन देना है तो नोटिस मिलने के 30 डेज के अंदर देना होगा. अगर 30 डेज में रिस्पांस नहीं आया तो मान लिया जाएगा कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. नोटिस शैल बी accompanied by first a statement disclosing the details of the compromise or arrangement, second a copy of the valuation report if any, third explanation of effect on creditors, KMP, promoters and non-promoter members and the debenture holders, fourth effect of the compromise or arrangement on any material interest of the directors of the company or the debenture trustees, and the last is such other matters as may be prescribed. तो आपको अटैच करना है प्रपोज्ड कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की कंप्लीट कॉपी, वैल्यूएशन रिपोर्ट, मटेरियल इफेक्ट ऑन क्रेडिटर्स, डायरेक्टर्स, KMPs, promoters, non-promoters and debenture trustees. The person to whom the notice is sent may vote in the meeting in person or through proxy or by postal ballot or through electronic means. Section 230 subsection 4 कहता है कि either themselves or through proxies or by postal ballot. Rule 13 of Companies Compromises Arrangement and Amalgamation Rules 2016 कहता है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की बात करता है. टाइम लिमिट क्या रहेगा? विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच नोटिस. मीटिंग के रिजल्ट्स की रिपोर्ट फॉर्म नंबर CAA4 में होगी और उसमें एक्यूरेटली बताया जाएगा कि कौन कौन से क्रेडिटर मीटिंग में प्रेजेंट थे और किसने खुद इन पर्सन वोट दिया या प्रॉक्सी के थ्रू वोट दिया, और जहां एप्लीकेबल हो किसने इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से वोट दिया. साथ ही उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज और उनके वोट देने का तरीका भी बताया जाएगा. अब देखते हैं ऑब्जेक्शन कौन कर सकता है. एनी ऑब्जेक्शन टू द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट शैल बी मेड ओनली बाय पर्संस होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द शेयर होल्डिंग और बाय पर्संस हैविंग नॉट लेस देन 5% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग डेट. हर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता. स्कीम पर ऑब्जेक्शन करने के लिए मिनिमम होल्डिंग होनी चाहिए. अगर कोई शेयर होल्डर ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता है तो एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, और अगर कोई क्रेडिटर ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता है तो एटलीस्ट 5% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग डेट. 5% और 10% की लिमिट याद रखना. दिस सबसेक्शन टॉक्स अबाउट बाइंडिंग इफेक्ट. जब सबसेक्शन 1 के अंडर बुलाई गई मीटिंग में वोटिंग के समय अगर मेजॉरिटी इन नंबर, दैट इज 3/4 इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स और मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, स्कीम को अप्रूव कर देते हैं और NCLT इसे सैंक्शन कर देता है,
तो ये स्कीम इन सभी पर बाइंडिंग होगी। कंपनी, all the creditors or class of creditors, all the members or class of members. In case of a company being wound up, on the liquidator appointed under this act or under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016, that is IBC, मतलब liquidator पर और the contributories of the company, company के contributories पर। ये सबसे important step है। Now let's discuss order of the tribunal sanctioning the scheme to provide for the following matters. Section 230 subsection 7। एनसीएलटी के सैंक्शन ऑर्डर में स्पेसिफिक डायरेक्शंस होंगे, जैसे कि फर्स्ट इज जहां कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने का प्रोविजन हो, वहां ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये ऑप्शन दिया जाएगा कि वो या तो डिविडेंड का एरियर्स कैश में ले लें या डिविडेंड जो पेबल है उसकी वैल्यू के बराबर इक्विटी शेयर्स एक्सेप्ट कर लें। इन सिंपल वर्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करने का ऑप्शन डिविडेंड एरियर्स कैश में लेना है या इक्विटी में। सेकेंड इज द प्रोटेक्शन ऑफ एनी क्लास ऑफ क्रेडिटर्स की प्रोटेक्शन। थर्ड इज अगर एज ए रिजल्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट शेयर होल्डर्स के राइट्स में वेरिएशन होता है तो इसे सेक्शन 48 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल किया जाएगा। इफ द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट रिजल्ट्स इन द वेरिएशन ऑफ द शेयर होल्डर्स राइट, इट शैल बी गिवन इफेक्ट टू अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 48। फोर्थ इज इसके अलावा ट्रिब्यूनल की ओपिनियन में कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के टर्म्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए अदर मैटर्स जिनमें एग्जिट ऑफर टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स भी इंक्लूडेड है। ट्रिब्यूनल किसी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट को तब तक सैंक्शन नहीं करेगा जब तक कि कंपनी के ऑडिटर का ये सर्टिफिकेट ट्रिब्यूनल में फाइल ना किया जाए कि द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इफ एनी प्रपोज्ड इन द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट is in conformity with the accounting standards prescribed under section 133. This certificate is mandatory. Practically certificate by company's auditor ये बहुत जरूरी है। Section 230 subsection 8, this subsection talks about ROC filing. The order of the tribunal shall be filed with the registrar by the company within a period of 30 days of the receipt of the order. It's simple. ट्रिब्यूनल को ऑर्डर मिलने के 30 डेज के अंदर कंपनी को रजिस्ट्रार के पास ऑर्डर फाइल करना होगा। Section 230 subsection 9, this subsection talks about dispensation of meeting. अगर एटलीस्ट 90% इन वैल्यू के क्रेडिटर्स या क्लास ऑफ क्रेडिटर्स एफिडेविट के जरिए स्कीम को अग्री और कंफर्म कर देते हैं तो एनसीएलटी क्रेडिटर्स की मीटिंग कॉल करने की रिक्वायरमेंट को डिस्पेंस कर सकता है। द ट्रिब्यूनल में डिस्पेंस विद कॉलिंग ऑफ अ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स और क्लास ऑफ क्रेडिटर्स where such creditor or class of creditors having at least 90% value agree and confirm by way of affidavit to the scheme of compromise or arrangement. फोकस करना वर्ड्स पर एफिडेविट के थ्रू। इट्स मैंडेटरी, प्रैक्टिकली ये होता है। लिमिट याद रखना, एटलीस्ट 90% इन वैल्यू। सेक्शन 230 सबसेक्शन 10, इट टॉक्स अबाउट बायबैक कंप्लायंस। अगर कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट में सिक्योरिटीज का बायबैक इन्वॉल्व है तो कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट स्कीम तब तक सैंक्शन नहीं होगी जब तक सेक्शन 68 की बायबैक कंडीशंस कंप्लाई ना हो। सिंपल वर्ड्स में सेक्शन 68 फॉलो करना जरूरी है। सेक्शन 230 सबसेक्शन 11, इट टॉक्स अबाउट टेक ओवर ऑफर। एनी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में इंक्लूड टेक ओवर ऑफर। किसी भी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में टेक ओवर ऑफर इंक्लूड हो सकता है। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज, टेक ओवर ऑफर शेल बी एज पर द रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय सेबी। लिस्टेड कंपनीज के केस में टेक ओवर ऑफर एज पर सेबी रेगुलेशंस होना चाहिए। सेक्शन 230 सबसेक्शन 12, it talks about application to the tribunal by an aggrieved party, or you can say grievance against takeover offer. कोई भी aggrieved party ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। अनलिस्टेड कंपनीज के टेक ओवर ऑफर से अगर कोई पार्टी एग्रीव्ड है तो वो एनसीएलटी को एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। एनसीएलटी केस के हिसाब से सूटेबल ऑर्डर पास करेगा। ट्रिब्यूनल ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है जो ट्रिब्यूनल को ठीक लगे, आज ट्रिब्यूनल में डीम फिट। फोकस करना वर्ड्स पर अदर देन लिस्टेड कंपनीज। This subsection is not applicable on listed companies. Now let's discuss power of tribunal to enforce compromise or arrangement. Section 231. Section 231 of Companies Act 2013 ट्रिब्यूनल को, एनसीएलटी को कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट को एनफोर्स करने और मॉडिफाई करने की पावर देता है। जब ट्रिब्यूनल सेक्शन 230 के अंडर किसी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट को सैंक्शन कर देता है
तो उसके पास ये पावर होती है कि वो उसके इम्प्लीमेंटेशन को सुपरवाइज करे, मॉनिटर करे। वो ऐसा ऑर्डर देते समय या उसके बाद कभी भी किसी भी मैटर में ऐसे डायरेक्शंस दे सकता है या कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट में ऐसे मॉडिफिकेशंस कर सकता है जो उसे कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट को ठीक से इम्प्लीमेंट करने के लिए नेसेसरी लगे। तो जी, स्कीम को स्मूथली इम्प्लीमेंट करने के लिए एनसीएलटी नेसेसरी डायरेक्शंस इशू कर सकता है। अगर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट स्कीम को ठीक से इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई मॉडिफिकेशन जरूरी है, तो ट्रिब्यूनल उस कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में जरूरी चेंजेस का ऑर्डर भी कर सकता है। अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि इफ द ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट सेक्शन 230 के अंडर सैंक्शन किए गए कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट को मॉडिफिकेशन के साथ या बिना मॉडिफिकेशन के ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता और कंपनी स्कीम के अकॉर्डिंग अपने डेट्स चुका नहीं पा रही, तो ट्रिब्यूनल कंपनी के वाइंडिंग अप के ऑर्डर दे सकता है और ऐसे ऑर्डर को सेक्शन 273 के अंडर दिया गया ऑर्डर माना जाएगा। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, in section 231 for the words tribunal the word central government shall be substituted। गवर्नमेंट कंपनी के केस में ट्रिब्यूनल की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये सब पावर्स होगी। शॉर्ट में कह सकते हैं एनसीएलटी के पास पावर है, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट को इन्फोर्स करने की पावर है, सुपरविजन की पावर है, डायरेक्शंस और मॉडिफिकेशंस की पावर है, वाइंडिंग अप की भी पावर है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।